वेलकम है आपका फिर से एक नए टॉपिक के साथ में जो बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और कईयों बार ये इस पे क्वेश्चन जो हैं वो अब आने लगे हैं बोर्ड के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन देता है, कैसे क्वेश्चन देखा है। तो आज हमें इस जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि आप पढ़ तो सब कुछ लेते हो लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि इसका आंसर कैसे लिखना है। आप लोग आंसर भी पूरा लेकर आते हो आपकी आंसर स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन क्या होता है कई बार आंसर लिखने के बावजूद भी जो इवेल्यूटर होता है वो उस पर पूरे मार्क्स नहीं देता है। तो रीजन कि हम क्वेश्चन को सही तरीके से समझते ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए, वेलकम है आपका फिर से इस नए वीडियो के साथ में। तो समझते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप पढ़ चुके हो तो हमें अभी यहाँ पर ज्यादा फालतू बातें नहीं करना है। तो हमें सब क्या पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कस करना है। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में क्या करेंगे, हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे कि क्या होता है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते क्या है। देखिए, हमारी पॉपुलेशन जो है वो आज बिलियन टू बिलियन बढ़ती चली जा रही है, रॉकेट की स्पीड में बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए कई तरीके के एक्शंस लेती है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि हम दो हमारे दो का एक स्लोगन दिया गया था। फिर भारत के अंदर एक ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। वो अभी मैं आपको उस ब्लैक डे के बारे में भी बताऊंगा क्या होता है ब्लैक डे। तो गवर्नमेंट क्या है, मीन्स कई तरीके की उन्होंने क्या की स्ट्रेटेजीज अपनाई। लेकिन भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जो मेन है वो किसके हाथ में होता है, किसी इंडिविजुअल के पास में ही हो सकता है। वही इसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। गवर्नमेंट चाहे कितने भी क्यों ना एक्शन ले ले। जैसे चाइना सरकार ने कर रखा है कि भैया वहां पर एक बच्चा होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा हुआ तो मीस प्रिजन जेल कर देते हैं वहां पर लोग को। तो कई तरीके के फाइन होते हैं कई कंट्रीज में। ऐसे ही भारत में भी यदि ऐसी स्ट्रेटेजीज आने लगे तो क्या होगा, यहाँ की पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो अभी हमें इस टॉपिक पर नहीं डिस्कस करना है। हमारा मेन मुद्दा जो है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते क्या है। तो समझिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो मेथड होते हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी, तो पहले हमें उसके लिए क्या समझना होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। कौन कौन सा है, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, फोर्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एंड फिफ्थ इज इंजेक्टेबल्स जिसे हम इम्प्लांट्स भी कहते हैं, और सर्जिकल मेथड जिसे हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो बात आती है, अब मार्क कर लीजिए, यहां पर एक क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के आइडियल होने की क्या, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को आप आइडियल बोल सकते हो, उसकी आइडियलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो। मार्केट के अंदर तो कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आती है, लेकिन आप कौन सा वाला यूज करोगे ये कैसे पता लगेगा। तो आइडियलिटी कैसे आप उसकी प्रूफ करोगे कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो कौन सा कितना आइडियल है। तो चलिए समझते हैं, लिख लीजिए, पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और लिख लीजिए इस क्वेश्चन को कि आप किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को आइडियल कब बोलोगे। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो कब आइडियल होता है, उसके पीछे क्या वजह होती है उसकी आइडियलिटी होने की। तो चलिए समझते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आइडियल कब होता है। देखिए, ये सारे फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करना है, अपनी आंसर स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है और आपका मार्क्स कोई काटने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल इसके पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्या है कि आइडियलिटी को कैसे आप प्रूव करोगे कि भाई ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इतना आइडियल है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि उसका आंसर क्या है। किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के आइडियल होने के पीछे उसकी इतनी वजह है। देखिए, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि मीन्स कोई भी जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करे तो उसको क्या नहीं हो, मीन्स डिस्कंफर्ट फील ना हो। वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उसको मतलब जब भी उसको मन करे कि हाँ भाई आज क्वेटस करना है तो वो उसी मेथड को क्या करे, यूज करे। तो ऐसा कोई मेथड होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, मीन्स बजट के अंदर ही आ जाए, कोई बहुत ज्यादा महंगा ना हो, इजिली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो भाई कि आज अमेजोन से ऑर्डर किया है और 10 दिन बाद वो डिलीवर हो रहा है। नहीं, ये नहीं करना है। आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, आपके नियर बाय शॉप पर अवेलेबल होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड, इफेक्टिव होना चाहिए। आप जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो,
वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता चले आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो ले लिया लेकिन वो प्रेगनेंसी से बचा ही नहीं रहा है, तो ऐसा किस फायदा, तो कोई फायदा ही नहीं है इसका। नेक्स्ट है रिवर्सिबल है, आप ऐसे मेथड को बार बार यूज कर सको, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल। मींस रिवर्सिबल मींस जैसे कई तरीके की डिवाइसेस मार्केट के अंदर आती हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये लॉन्ग टर्म होती है, इम्प्लांट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, ये रिवर्सिबल है। कुछ वॉल्स कैप आती है, वो भी क्या होती है आपकी, रिवर्सिबल होती है, मींस बार बार आप इसे कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नो और लीड साइड इफेक्ट मींस हेल्थ का बड़ा इशू है भाई, हेल्थ यदि खराब हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो भी सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट जहां पर इतना हेजिटेशन है, लोग बोलने से पहले 10 बार सोचते भी हैं, और वहां पर यदि कोई साइड इफेक्ट आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये भी एक क्या है, बहुत बड़ा मींस एक आइडियलिटी को क्या करता है, प्रूफ करता है। शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट। आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो प्रेगनेंसी से मींस प्रोटेक्शन के लिए लिया है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो, लेकिन जिस क्वाइटस को आप कर रहे हो यदि उसमें इंटरफेरेंस आ गई किसकी वजह से, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वजह से, तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करना बंद कर देंगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा होना चाहिए जो किसी भी तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट में क्या नहीं करे, मींस इंटरफेरेंस ना डाले, सेक्सुअल ड्राइव में किसी प्लेजर की कमी ना रखे, मींस कंप्लीटली जो है वो मींस कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जो मींस कंफर्ट फील कराए ना कि डिस्कंफर्ट को फील कराए। तो क्या है, आइडियलिटी होने के लिए किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के आइडियल होने का क्या रीजंस हैं, तो ये सारे रीजंस जो है वो क्या करते हैं, आइडियलिटी को प्रूव करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के आइडियल होने के पीछे क्या वजह होती है। तो आप भी आंसर स्क्रिप्ट में बिल्कुल लिख कर आइएगा। अब आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है जिसे आइडियल बोला जाता है। मैं भी बीच में बता दूंगा इसका आंसर, लेकिन आप फिर भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पहले ही लिख के दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। अब चलते हैं हमारे डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। देखिए हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, ये इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। अब बोर्ड में कहां कहां क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन आता है, कैसे इसको समझना है, तो उसको हम ब्रीफ में समझेंगे। और बहुत आंसर जो है लिखने का तरीका जो है आप लोग देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, वही आंसर क्या करिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। जैसे अभी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड पे, जिसमें बच्चों ने कुछ अपने अजीब से आंसर बना बना के लिखे थे। लेकिन होता क्या है कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो होता है वो आंसर स्क्रिप्ट क्या की जाती है, चेक की जाती है। यानी जो इवेल्यूएटर्स होते हैं उनको एक मार्किंग स्कीम दी जाती है, और मार्किंग स्कीम में जो लिखा हुआ होता है वही वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। वो अपनी तरफ से मीस जो बिल्कुल नेसेसरी पॉइंट है उन्हीं को क्या करते हैं, वो चेक करें। तो आप लोग सबसे पहले लिखते समय जब भी आंसर को लिखा करें तो अपने वैल्यू पॉइंट्स ढूंढो, और उन वैल्यू पॉइंट्स को क्या करना है, आपको मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, पेन से करना है, वो भी ब्लू पेन से। देखिए मैं आपको बताऊंगा कहां कहां अंडरलाइन करना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड कौन से मेथड होते हैं। देखिए कॉन्ट्रासेप्शन आज से नहीं, एंशिएंट टाइम्स लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। राजा महाराजा के समय पे क्या ये मार्केट में अवेलेबल डिवाइस अवेलेबल होती थी क्या, नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलेशन क्या थी, कंट्रोल थी। आज इतनी सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिवाइसेस हैं, लेकिन फिर भी क्या है, मींस पॉपुलेशन रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। तो कोई ना कोई वजह होती। तो पहले लोग क्या करते थे, नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करते थे, और आज भी कई सारे लोग जो हैं वो नेचुरल मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं, वो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए क्या होते हैं नेचुरल मेथड, तो नेचुरल मेथड 3 तरीके के होते हैं। लीजिए आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि नेचुरल मेथड कितने तरीके के होते हैं। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है पीरियोडिक एब्सेंटेंस, नंबर 1। सेकेंड इज क्वाइटस इंटरप्ट्स, थर्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये है इसके 3 टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो कौन कौन से 3 टाइप होते हैं। पीरियोडिक एब्सेंटेंस, क्वाइटस इंटरप्ट्स, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये है आपके 3 मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। आप देखिए बोर्ड में क्वेश्चन कहां से आया था, बोर्ड में क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था, पीरियोडिक एब्सेंटेंस से, कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो देखिए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जो पहला वाला है पीरियोडिक एब्सेंटेंस, इसको समझने के लिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप क्या देखते हो कि ओव्यूलेशन जो होता है वो या तो कभी 13 पे निकलता है, कभी 14 पे निकल आता है। मींस उसका जो ओव्यूलेशन टाइम है वो 13 और 14 डे पर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, और उसी समय उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। यदि आपने उसी समय क्वाइटस किया तो क्या होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस 100% हो गए। लेकिन यदि आपने उसको अब्सटेन कर दिया, उस पीरियड को, किस पीरियड को, ओव्यूलेशन पीरियड के नियर बाय डेज जो है वो आपने अब्सटेन कर दिए,
तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो गए, नल एंड वाइड हो गए। तो यही है इसका आंसर। तो आप कॉपी के अंदर पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है कि आप बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख कर आ रहे हो उसके ऊपर, नहीं, बहुत शॉर्ट वे में लिख कर आएंगे। अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17th of the menstrual cycle that is called the fertile period। यानी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वें दिन से लेकर 17वें दिन, जिसमें मींस ओव्यूलेशन होता है, मींस नियर बाय डेज जो है, उसको क्या कर देना, अवॉइड कर देना, क्वाइटस नहीं करना। यही है पीरियोडिक एब्सेंटेनेंस। मार्क कर लीजिएगा, यही लिखना है बस आपको आंसर स्क्रिप्ट में, और देखिएगा आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन पर, यदि ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा मेथड है, क्वाइटस इंटरप्ट, जिसे विड्रॉल मेथड भी कहा जाता है। क्वाइटस इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जब सीमेन जो होता है, जैसे ही बॉडी से मींस जो पीनस से रिलीज होने वाला होता है, तो उसको पीरियड को हम एजैकुलेशन पीरियड कहते हैं। तो क्या होता है इस मेथड में, वेजाइना के अंदर से बिफोर एजैकुलेशन पीनस को क्या करना होता है, बाहर निकाल लेना होता है, जो मींस बहुत रिस्की है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं है, बिल्कुल सक्सेस रेट तो उसका बहुत ही कम है, नल एंड वाइड सक्सेस रेट माना जाता है इसका। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब लुब्रिकेशन होता है तो उसके साथ में भी क्या होता है, कई बार जो कुछ स्पर्म होते हैं वो वजाइना के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन ये भी एक मेथड माना जाता है कि इसमें क्या होता है, एजैकुलेशन से पहले ही पीनस को क्या कर लेना होता है, बाहर निकालना होता है। आप बहुत शॉर्ट वे में लेकर आएंगे कि विड्रॉल द पीनस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन, ताकि क्या ना हो सके, प्रेगनेंसी ना हो सके। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नेचुरल मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये जो पीरियड होता है ये होता है आफ्टर द प्रेगनेंसी, जब फीमेल जो होती है अपने बच्चों को फीडिंग कराती है। तो फीडिंग कराते समय क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समय के लिए एब्सेंट हो जाती है, यानी ओवम का बनना पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर बंद हो जाता है। इसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो आपको क्या लिखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू द इंटेंस लैक्टेशनल आफ्टर द पार्चुरेशन, fully breastfeeding increase the lactation, this method help to prevent the conception। यानी सीधा सा लॉजिक है कि जब तक मदर फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को, वो भी स्टार्टिंग के मींस प्रेगनेंसी के बाद में, पार्चुरेशन के बाद में, वो भी कितना मंथ होता है, देख लीजिए यहाँ पर एमसीक्यू छुपा हुआ है, ये होता है इफेक्टिव 6 मंथ के लिए। 6 मंथ तक ये इफेक्टिव माना जाता है, और 6 मंथ के बाद तक क्या होता है, उसके बाद में जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो क्या हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, मींस बढ़ जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराना होगा तो क्या होगा, लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाएगा, और जब लैक्टेशन पीरियड बढ़ेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसका मतलब देयर इज नो चांस ऑफ द ओव्यूलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पीरियोडिक एब्सेंटेनेंस मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा होता है, क्वाइटस इंटरप्ट, जिसे विड्रॉल मेथड कहते हैं। नंबर 3 जिसे क्या नाम है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड इससे पूछता है, अब्सटेन करना है भाई क्वाइटस को 10 से लेकर 17 डेज तक। चलिए दूसरा मेथड आ गया, बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब ये होता है रोक देना। पहले इसका प्रिंसिपल समझ लीजिए, प्रिंसिपल क्या है, हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एक प्रिंसिपल है, वो उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। और बैरियर मेथड का क्या प्रिंसिपल है कि वो ओवम और स्पर्म की मीटिंग को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं बाय अ फिजिकल बैरियर। बाय अ फिजिकल बैरियर, याद रखना मेरे वर्ड्स को, फिजिकल बैरियर से रोकते हैं। और यहां पर जो फिजिकल बैरियर है वो क्या है, एक रबर की शीट है, लेटेक्स रबर की एक शीट है, जैसे आप लोग क्या कहते हो मार्केट में बिकने वाला, जो बच्चे बच्चे मींस आजकल जानने लगे हैं, जिसका नाम है कॉन्डोम। यही है, देखिए कौन कौन से होते हैं ये, फिजिकल मीटिंग रोकते हैं स्पर्म और ओवम की, देखिए लिखा हुआ है फिजिकल मीटिंग रोकते हैं स्पर्म और ओवम की। एग्जांपल कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्व्स। अब आप लोग सोचते हो कि क्या सिर्फ मेल के लिए कॉन्डोम आता है, नहीं भाई, फीमेल के लिए भी आता है। तो मेल के लिए कॉन्डोम, फीमेल के लिए फेमिडोम, FEMIDOME। जो फेमिडोम होता है वो फीमेल के लिए होता है, और मेल के लिए जो होता है वो क्या होता है, कॉन्डोम बिकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कॉन्डोम बना किससे होता है, तो बना होता है रबर या लेटेक्स से बना होता है, पेड़ों से निकलने वाली जो रबर होती है उसी से ये बना होता है, वेरी थिन होता है, इलास्टिक होता है नेचर के अंदर। ठीक, कब यूज करना है, बिफोर क्वाइटस। कहां यूज करना है, पीनस के ऊपर। मींस जैसे ही क्वाइटस करने से शुरुआत से पहले ही क्या कर लेते हैं, पीनस के ऊपर इसको मींस पहन लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, ताकि जितना भी इजैकुलेशन हो वो सिर्फ कॉन्डोम के अंदर ही हो, वो कभी वजाइना के अंदर ना हो। तो ये देखिए लिखा हुआ है जस्ट बिफोर द क्वाइटस। और ये क्या करते हैं, एंट्री को रोक देते हैं। किसकी एंट्री को रोक देते हैं, स्पर्म की एंट्री को रोक देते हैं। कहां पर, मींस ओवरी तक पहुंचने से पहले, यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, यानी वहां पर ओवम के पास नहीं पहुंच पाएंगे, और वहां पर क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या है कि
कॉन्डोम का पॉपुलर ब्रांड कौन सा है? लिख लीजिए, निरोध, NIRODH, यही है पॉपुलर ब्रांड। एक नंबर का आपका एमसीक्यू क्या हो गया, ये तैयार हो गया। अब चलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई कॉन्डोम्स आर वेरी पॉपुलर, ये इतने पॉपुलर क्यों है? देखिए, प्रिवेसी नाम की एक चीज होती है। प्रिवेसी का मतलब होता है लोग बाग इस जो क्वाइटस है ये बहुत प्रिवेसी है, इसमें इसको कोई ओपन नहीं करता, प्रिवेसी में करते हैं ज्यादातर लोग। तो क्वाइटस करते समय कॉन्डोम ही क्यों यूज करना चाहिए? तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक आंसर है कि इकलौता यही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और किसी भी स्किन इन्फेक्शन से क्या कर लेता है, बचा लेता है, जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में कोई क्वाइटस करता है। तो याद कर लीजिए, रिमार्क कर लीजिए इस वर्ड को कि ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है। इसको डिस्पोज करना बड़ा आसान है। इसको क्या करना है, कई लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो डस्टबिन में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, इसको पेपर में रैप करके प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, इसको फेंकना चाहिए। इजिली डिस्पोजेबल है, सेल्फ इंसर्टेड कर सकते हैं। सेल्फ इंसर्टेड का मतलब है खुद ही यूज कर सकते हैं, खुद ही इसको डिस्पोज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कंडोम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फुल्ली प्राइवेसी देता है। ये क्या देता है, फुल्ली प्राइवेसी देता है। किसको प्राइवेसी देता है, किसी भी एक इंडिविजुअल को जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये क्या चीज है। अब देखिए और भी आती हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ फीमेल यूज कर सकती हैं, वो मेल के लिए नहीं होती हैं। जैसे कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये भी रबर की बनी होती है। अब इन्हें कहाँ यूज किया जाता है, फीमेल अपनी वजाइना के अंदर इसको इंसर्ट करती है और ये सर्विक्स के माउथ पे जाकर क्या हो जाती है, लग जाती है। अब क्या होगा, जब पीनिस डिस्चार्ज करेगा, क्या सीमेन को डिस्चार्ज करेगा, तो सर्विक्स से क्या नहीं होंगे, सारे स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे और यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगी एंट्री किसकी, पूरी। अब देखिए इसका एक यूज भी क्या है, इसको बार बार यूज कर सकते हैं। वॉश करो फिर यूज कर लो, वॉश करो फिर यूज करो, लॉन्ग टर्म तक इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा कि भैया ये रीयूजेबल है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है बहुत बड़ा। क्या ड्रॉबैक है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये प्रिवेंट कभी भी नहीं करता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ में कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाएगा आपको। और भी कई तरीके की केमिकल मेथड होते हैं, केमिकल बैरियर मेथड कहते हैं इनको। जैसे कुछ फिजिकल बैरियर मेथड है, तो ऐसी मार्केट के अंदर कुछ केमिकल बैरियर मेथड के नाम से भी आते हैं, जैसे कि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स। ये भी इफिशिएंट होते हैं। और कैसे इफिशिएंट होते हैं कि ये भी क्या करते हैं, बिफोर क्वाइटस क्या करते हैं, वजाइना के अंदर क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। और जब जैसे ही स्पर्म जो होता है वो एंटर करता है, तो स्पर्मिसाइडल का मतलब ही होता है कि स्पर्म को मारने वाला, तो ये क्या कर देते हैं, तुरंत उसको खत्म कर देते हैं, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। तो आई होप आपको बैरियर मेथड समझ में आ गया, नेचुरल मेथड समझ में आ गया। अब चलते हैं, मार्क कर लीजिए, इस साल पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये 3 नंबर का। और 100% ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है, पेपर के अंदर आता है, कभी एमसीक्यू में आ जाता है, कभी असर्शन रीजन में आ जाता है, कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, और कई बार तो ये 3 मार्क्स में भी देखने को मिला है। मेजोरिटी में क्वेश्चन यानी 5 नंबर में देखने को कम मिलता है, 3 नंबर में देखने को ज्यादा मिलता है। अब वो क्या है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनको सिर्फ फीमेल इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 1, मार्क माई वर्ड। नंबर 2, यूट्रस के अंदर इस्तेमाल करना है। कहां इस्तेमाल करना है, यूट्रस के अंदर इस्तेमाल करना है। और ये सिर्फ हमेशा कहां पे होती है, मींस फीमेल के अंदर ही इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब यहां पे प्राइवेसी लॉस होने वाली है। क्यों प्राइवेसी लॉस होने वाली है, क्योंकि भैया ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होती है, इनको किसी भी डॉक्टर या नर्स की मदद से ही क्या कर सकते हैं, वजाइना के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने बीच में क्वेश्चन कहा था कि आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि कौन सी ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसे आइडियल बोला जाता है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है वही है आपका आईयूडी। लिख लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया कि आईयूडी ही आइडियल है। क्यों है आईयूडी आइडियल, यूजर फ्रेंडली है, इजिली अवेलेबल है, ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज देती है, साइड इफेक्ट बहुत कम है। बस एक ही लॉस है, क्या है लॉस, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये नहीं बचाती है। बाकी सारे पॉइंट्स जो यूजर फ्रेंड जो आपकी आइडियलिटी के है वो उस पर क्या है, ये सारे टिक लग जाएंगे, इस पर किसी भी पर भी क्या नहीं होता है, क्रॉस नहीं लगता है। तो कौन सा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, आईयूडी जो होता है वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना जाता है। देखिए आपका तैयार हो गया। अब देखिए क्या करता है, प्रेगनेंसी को डिले कर देता है, स्पेस दे देता है। अब जितनी भी आईयूडी हैं, जितनी भी आईयूडी, उनका एक एक प्रिंसिपल है, वो उसी प्रिंसिपल पे काम करेंगी, बाकी वो उनका कोई काम नहीं है, लॉजिक नहीं है, वो उनका प्रिंसिपल पे ही बेस क्वेश्चन आता है। ये आपको बताया भी था मैंने कि आप लोग इनके प्रिंसिपल याद कर लीजिएगा कि क्या प्रिंसिपल है। तो देखिए ओवरऑल आईयूडी का जो प्रिंसिपल है वो है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी ये स्पर्म को क्या करती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं। किन में, या तो इनमें हार्मोन होते हैं या फिर इनके अंदर क्या होते हैं,
कोई कॉपर आयंस होते हैं, कुछ ना कुछ इनमें अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये खत्म करने की पावर रखती है किसको, स्पर्म को। इनगल्फिंग या फिर स्वॉलिंग या कैसी भी करके डब्ल्यूबीसी की नंबर को बढ़ाकर ये क्या कर देते हैं, मींस स्पर्म को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसा एनवायरमेंट बना देते हैं यूट्रस के अंदर कि स्पर्म की एंट्री होती ही नहीं है, पूरी तरीके से क्या हो जाती है वो फैगोसाइटोसिस नेचर से। तो देखिए ओवरऑल इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि ये स्पर्म को फैगोसाइटोसिस नेचर से क्या कर देती है, खत्म कर देती है। इंक्रीज जो फैगोसाइटोसिस नेचर है वो क्या होता है, इसका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म कर दी। अब बारी आती है कि कितने तरीके की होती है, तो ये होती है 3 तरीके की, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल रिलीजिंग। मार्क कर लीजिए भैया, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, ये बहुत आता है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज और हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज 3 तरीके की होती हैं और तीनों का अपना अपना अलग खुद का प्रिंसिपल है। अभी देखिए क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था कि वो आईयूडी बताओ जो रिटार्डेशन कर देती है स्पर्म में, वो आईयूडी बताओ जो स्पर्म को हॉस्टेज कर देती है सर्विक्स रीजन पे। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि इसमें लिखना क्या है, क्योंकि पूरा आंसर नहीं लिखना होता है, इसमें सिर्फ वर्ड टू वर्ड आंसर लिखना होता है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के बारे में समझते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, रिटार्ड कर देती है स्पर्म की मोटिलिटी को। मींस मोटिलिटी क्या कर दी, रिटार्ड कर दी, स्लो कर दी, खत्म कर दी उसकी मोटिलिटी, मतलब उसकी जो टेल है वो रिटार्ड कर दी उसको। मींस रिटार्डेशन का मतलब होता है स्लो डाउन कर दिया, और जब स्लो डाउन कर देगा तो क्या होगा, वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं। याद कर लीजिए इसका एग्जांपल कि इसके पास में एक स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी होता है। स्पर्मिसाइडल इफेक्ट का मतलब होता है कि स्पर्म को मारने की ताकत होती है इसके पास में, इसलिए इसका नाम पड़ा स्पर्मिसाइडल इफेक्ट है इसके पास में। और एग्जांपल क्या है, लिपिस लूप। याद कर लीजिए लिपिस लूप इज अ एग्जांपल ऑफ अ नॉन मेडिकेटेड लूप। ये दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ लिपिस लूप। यू कैन आइडेंटिफाई व्हेन द पिक्चर इज गिविंग इन द क्वेश्चन पेपर, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देख लीजिए नॉन मेडिकेटेड के कितने प्रिंसिपल है, 2 प्रिंसिपल है। पहला क्या है, रिटार्डेशन। सेकंड स्पर्मिसाइडल इफेक्ट जो होता है वो कौन है, आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है। अब चलते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, नाम से पता लग रहा है कॉपर रिलीज करते हैं। कई बार कॉपी चेक करते समय जब हम लोग आंसर स्क्रिप्ट चेक करते हैं वहां पर, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉपर टी क्या है, तो बच्चे ने लिख दिया कॉपर की चाय। ये तो हंसने वाला बात होगी, भाई कॉपर की चाय कैसे हो सकती है, हाउ इट इज पॉसिबल। यहां पर पहले समझ लीजिए कॉपर टी, कॉपर सेपिन, मल्टीलोड 375, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। अब देखिए इसकी शेप देखिए पहले कैसी है, टी शेप है, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉपर टी। टी का मतलब चाय नहीं है, टी मतलब शेप है। ये कॉपर 7 है, 7 जैसी शेप है, देखिए है ना 7 जैसी शेप। और ये क्या है, मल्टीलोड 375 है, मतलब हाई डोज वाली क्या है, ये आईयूडी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मल्टीलोड 375। अब बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है, सुप्रेस कर देती है मोटिलिटी को, वो रिटार्ड करती है। नॉन मेडिकेटेड ये तो बिल्कुल ही खत्म कर देती है, सुप्रेस कर देती है। कैसे कर देती है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर आयंस को रिलीज करती है। कॉपर आयंस क्या करते हैं कि स्पर्म की टेल को क्या कर देते हैं, ये तोड़ देते हैं। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो देखिए 2 प्रिंसिपल हो गए इसके, क्या है, सुप्रेस द मोटिलिटी एंड decrease the fertilizing capacity of sperm. And the 3 example, copper T, copper 7 and multi-load 375. These are the example of a copper releasing IUD. पेपर में आएगा क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन कि भैया multi-load 375, गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक और होती है हार्मोनल आईयूडी, और हार्मोनल आईयूडी मींस हार्मोन से रिलेटेड है। तो हार्मोन से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई ना कोई हार्मोन होगा, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसके अंदर हाई होता है, ठीक। तो ये करते क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये पेपर में आता है, इम्प्लांटेशन को अनसुटेबल करा देती है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्विक्स रीजन पे सारे के सारे स्पर्म को बांध के रख लेती है भैया, हॉस्टेज बना देती है। जैसे एरोप्लेन में पैसेंजर को हॉस्टेज बना दिया जाता है ना, तो ऐसे ये भी हॉस्टेज बना देती है। किसको हॉस्टेज बना देती है, स्पर्म को हॉस्टेज बना देती है, उसका काम तमाम वहीं कर देती है। एग्जांपल याद कर लीजिए, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि LNG-20 क्या है, नंबर 1 पहला कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नंबर 2 लिपिस लूप क्या होता है, किसका एग्जांपल है लिपिस लूप, और मल्टीलोड 375 किसके एग्जांपल, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा इसका आंसर को। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी पूछा जाता है। देखिए नेचुरल हो गया, बैरियर हो गया, बैरियर में भी 2 हो गए, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, फिर हमने आईयूडी की समझ लीजिए। अब बारी आती ओरल पिल्स की। ओरल पिल्स जैसे मार्केट में मिलती हैं ओरल पिल्स,
वो उन पिल से थोड़ी सी अलग होती है। तो उसके पीछे कहानी समझिए। ओरल पिल्स की शुरुआत जो है भारत में, वो एक एजेंसी ने स्टार्ट की थी, इसका नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है। और उसने सबसे पहली एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बनाई थी, जो पिल्स बनाई थी, वो थी सहेली। कौन सी बनाई थी? सहेली। और सहेली में सक्सेस रेट बहुत हाई था, और जिसकी वजह से सहेली क्या हुई, बहुत सक्सेस भी हुई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दूसरी कौन सी ऐसी ओरल पिल्स है जो लॉन्च की गई थी हमारे भारत के अंदर। यदि आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ओरल पिल्स होते हैं। ओरल पिल्स जो है वो डोज है, कॉम्बिनेशन डोज होते हैं। किस किस के डोज हैं? प्रोजेस्टोजिन या प्रोजेस्टोजिन और एस्ट्रोजन। देख लीजिएगा, या तो अकेला प्रोजेस्टोजिन मिलेगा या कॉम्बिनेशन के साथ में मिलेगा, प्रोजेस्टोजिन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और ये दोनों ही हार्मोन आपको पता है कि ओव्यूलेशन को होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, यानी वॉल को क्या करते हैं, मींस टूटने से रोकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, कितने दिन खाई जाती है इसको? मेस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की? 28 दिन की। आपको पता है 1 से लेकर 5 जो दिन होते हैं या 7 दिन जो होते हैं, वो कौन से होते हैं? मेंसेस फेज होते हैं। बस उन्हीं फेज को छोड़ दीजिए, बाकी बचे हुए दिन 21 दिन कंटिन्यू खानी है। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, pills are taken daily 21 days starting within the first 5 days of the menstrual cycle. After a gap of a 7 days menstrual period, it should be repeated in the same pattern till the female desire to prevent the conception. लिखा हुआ होगा साफ साफ, ये 7 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद 21 दिन तक क्या करना है, कंटिन्यू खाना है। तो 7 और 21 टोटल 28 दिन होगा। देखिए पूरा पूरा हिसाब निकल कर आ गया। अब प्रॉब्लम है, इसका फायदा क्या है? जब प्रेगनेंसी नहीं करनी है तो टैबलेट खाते रहिए, पिल्स लेते रहिए, लेकिन जब प्रेगनेंसी करनी है तो स्टॉप कर दीजिए ओरल पिल्स लेना। हार्मोन का लेवल डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, और जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो जाएगी, कंसीव हो जाएगी। लिखा हुआ है, दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। साफ साफ लिखा हुआ, इसका प्रिंसिपल क्या है, मींस ओव्यूलेशन नहीं होने देती है, FSH का हार्मोन का सीक्रेशन रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉलिकुलर सेल डेवलप नहीं होती है। और जब फॉलिकुलर सेल डेवलप नहीं होंगी तो ओव्यूलेशन भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए मींस ओरल पिल्स जो है वो मानी जाती है। लेकिन भैया एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? साफ साफ लिखा हुआ है, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, ये तो एक बहुत अच्छी चीज है। क्या लिखा हुआ है कि थिकन द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। यानी जो सर्वाइकल का, यानी यूट्रस का जो माउथ कहा जाता है, मींस जो कैनाल है, वो सर्विक्स होती है, उसमें म्यूकस का प्लग बना देती है ताकि स्पर्म आए ही नहीं अंदर। जब स्पर्म अंदर नहीं आएगा तो बैरियर लग गया, तो जिसकी वजह से क्या है, ये इफेक्टिव मानी जाती है। लेकिन इसका मैं भी बीच में बोल गया था, इसका एक डिसएडवांटेज ये, कई लोगों में क्या होता है, हार्मोन के लेवल को अप एंड डाउन कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारा क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा दूसरी कौन सी है। एक तो मैंने आपको बता दी सहेली, दूसरी कौन सी होती है? ये देखिए सहेली लिखा हुआ है साफ साफ। सहेली जो है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, जिसे लॉन्च किया था सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने, और ये नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन से बनाई गई थी। नॉन स्टीरॉयडल का मतलब है कि बॉडी में जाकर तुरंत बूस्ट नहीं करती है। नॉन स्टीरॉयडल क्या होते हैं, एकदम से जाके बॉडी में क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। देखो लिखा भी है, इट इज वंस अ वीक पिल्स, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। मैंने बोला ना कि ये बहुत ज्यादा सक्सेस रेट थी, तो उसके पीछे वजह क्या थी, हफ्ता में सिर्फ एक बार लेनी होती थी। लिखा ना वंस अ वीक, यानी आपके 4 हफ्ते, 4 हफ्ते में सिर्फ 4 टैबलेट लेनी है, बाकी आपका काम क्या हो गया, मींस इजी गोइंग हो गया। और वो भी मेंस्ट्रुअल पीरियड में इसको नहीं भी लिया जाता था, तो वो भी ये क्या करती थी, काम करती थी। सक्सेस रेट बहुत हाई था इसका, किसका, सहेली का। अब बारी आती है इम्प्लांट्स क्या होते हैं। इम्प्लांट्स आपने देखा होगा, जो अंडर स्किन लगाए जाते हैं उन्हें इम्प्लांट्स कहा जाता है। कई लोगों को नहीं पता इम्प्लांट्स क्या होता है। इस इम्प्लांट्स फीमेल में इस जगह पे लगाया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत बारीक सा एक पाइप होता है, चैथर्ड जिसे कहते हैं, उसके थ्रू क्या कर देते हैं, इम्प्लांट्स को अंदर कर देते हैं। और इम्प्लांट्स क्या है, एक बार लगवा लिया तो 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर्स के लिए क्या हो गया, मींस गैप हो गया बच्चों के बीच में। प्लस बिल्कुल नल एंड वॉइड प्रेगनेंसी का क्या है, इसका रेट है कि प्रेगनेंसी नहीं होने देती है क्या, समझिएगा ध्यान से। जो ओरल पिल्स में वो भी यही, इसमें भी है, बस उसको क्या है, ओरली लेना है, इसको स्किन के अंदर क्या करना है, इम्प्लांट कर देना है। ये भी प्रोजेस्टोजिन का सिंगल डोज होगा इसमें, या ये कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगी, प्रोजेस्टोजिन और एस्ट्रोजन। लीजिए एक आपका एमसीक्यू तैयार हो गया कि ओरल पिल्स में और इम्प्लांट्स में किस चीज का डोज होता है। तो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन के साथ में भी हो सकता है, जैसे प्रोजेस्टोजिन या प्रोजेस्टोजिन और एस्ट्रोजन, याद कर लीजिएगा। और ये फीमेल ही यूज कर सकती है, कहां पर, अंडर द स्किन। ये बिल्कुल ही वैसा ही है, लेकिन बस इसका इफेक्ट क्या है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या करती है, इफेक्ट देती है। और लॉन्ग टाइम के इफेक्ट देने की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत लंबा गैप हो सकता है। देखो लिखा भी है, प्रोजेस्टोजिन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आईयूडीज आर यूज्ड इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। आपने पढ़ा होगा कि अनवांटेड 72 नाम की मार्केट के अंदर टैबलेट आती है,
तो क्या होता है कि कई फीमेल जो होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या कोई मेल जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज करना क्या कर जाता है, भूल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी को नहीं रोका जा सकता है, तो मार्केट के अंदर ऐसी कई सारी टैबलेट्स आती हैं जिनसे क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को सडन रोक सकते हैं, जैसे कि अनवांटेड 72। अब इसमें क्या है, हाई डोज है प्रोजेस्ट्रोजन का, या फिर कॉम्बिनेशन के साथ में मिलेगा ये प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, जो क्या करेगा, इमीडिएट 72 आवर्स के अंदर यदि आपने इसको कंज्यूम कर लिया, इसकी पिल्स को कंज्यूम कर लिया, तो क्या होगा, मींस जो प्रेगनेंसी है वो क्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन मेरी एक एडवाइस है, विदाउट एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, यानी फीमेल डॉक्टर की हेल्प के बिना कोई भी टैबलेट नहीं लेना चाहिए। तो आपको पहले अपना मेडिकल चेकअप कराना है, उसके बाद ही कोई टैबलेट्स को क्या करना है, कंज्यूम करना है। अपनी लापरवाही नहीं दिखानी है, क्योंकि इन टैबलेट्स का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है आपकी मेस्ट्रुअल साइकिल पर, आपके हार्मोन लेवल पर, और ये आपके हार्मोन लेवल को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते, तो सर्जिकल मेथड जो है वो दोनों में अवेलेबल होता है, यानी मेल में भी अवेलेबल होता है और किसमें अवेलेबल होता है, ये फीमेल में भी अवेलेबल होता है, दोनों में ही हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि सर्जिकल मेथड कितने तरीके के होते हैं। तो सर्जिकल मेथड दो तरीके के होते हैं, पहला होता है वेसेक्टॉमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टॉमी। तो देखिए वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी है क्या, ये देखिए, ये डक्ट है जो स्पर्म को लेके जा रही है, दैट इज नेम इज वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस जो है वो क्या है, डक्ट को ले जाती है, मींस स्पर्म को ले जाती है, वो डक्ट का नाम है। तो क्या किया, काट दिया दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और क्या कर दिया, इसको बांध दिया। अब जो इंसिजन है वो कहां पे दिया है, जो इंसिजन है वो दिया है आपके कहां पर, मींस वास डिफरेंस में जो दिया है। और इसको करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि स्क्रोटम से क्या करते हैं, बहुत स्मॉल इंसिजन दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वास डिफरेंस को कट करके उसको वहीं पे क्या करते हैं, टाई अप कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा वेसेक्टॉमी। तो याद रखिएगा, वास डिफरेंस से निकलता है इसका नाम वेसेक्टॉमी। क्लियर है। अब इसका फायदा क्या है, परमानेंट है भाई, एक बार करा ली खत्म। इसी को कहते हैं, जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने क्या किया था, मेल के जबरदस्ती इस पोर्शन को क्या किया था, कटवाया था, और उसी से क्या बनाया था, एक पूरा ब्लैक डे कंप्लीट बना हुआ था। अब बारी आती है, क्या ये प्रोसीजर फीमेल में भी हो सकता है, यस हो सकता है फीमेल में भी। फीमेल में किस पोर्शन को काटते हैं हम लोग, तो जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर होता है फीमेल के अंदर, वो कहां पे दिया जाता है कि जहां पे इस्थमस रीजन होता है फेलोपियन को, उसको कट कर देते हैं दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और काटने के बाद क्या कर देते हैं, इसको टाई अप कर दिया जाता है। और टाई अप करने के बाद में क्या होता है, मींस किसी भी तरीके से फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो लीजिए आपका ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा इसे कहते क्या है ये तो समझ लीजिए, इसे ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टॉमी के नाम से ये जानी जाती है। तो स्टरलाइजेशन मेथड दो तरीके के, वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, और ये जो है वजाइना के थ्रू क्या की जाती है, इसको प्रोसीजर को किया जाता है। तो याद रखना, जो वेसेक्टॉमी है वो किसके थ्रू, स्क्रोटम पाउच के थ्रू, यानी इंग्यूनाइल कैनाल के थ्रू, और जो ट्यूबेक्टॉमी है वो वजाइना के थ्रू भी क्या है, पॉसिबल हो सकती है। ये लोग डॉक्टर जो होते हैं वो उसको बड़ी आसानी से वहां पर कर सकते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए इस टॉपिक को, उसके नोट्स बना लीजिए, इसके आंसर्स को लिखने की ट्रिक समझिए, जहां जहां मैंने प्रिंसिपल बताया उस प्रिंसिपल को समझिए, और बड़ी आसानी से क्या करिएगा, अपने क्वेश्चन पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आइएगा। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, मुझे मींस पूरी उम्मीद है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस पेपर में जरूर मिलते हैं। तो हम लोग सिर्फ वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो पेपर के अंदर कंफर्म हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको किस टॉपिक पर मींस नहीं समझ में आ रहा है, सर उस टॉपिक को क्या कर दीजिए, एक बार समझा दीजिए, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली उस पर क्या बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक समझाऊंगा। तो आपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करा करिए, फ्रेंड से कहा करिए कि सब्सक्राइब करें, लाइक किया करिए, आप लोग कमेंट जरूर किया करो, और उस पर एक लाइक भी जरूर छोड़ा करो। चलिए थैंक यू।